वेलकम टू द प्रॉब्लम हंट। पिछले क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे वेरी करती हैं, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के कैरेक्टर के बारे में और उनमें होने वाले ट्रेंड्स के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल रिएक्टिविटीज़ को देखेंगे, यानी थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटीज़ किस तरीके से चेंज होती हैं, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन यानी एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अ केमिकल रिएक्शन इज़ नथिंग बट जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि हम बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है इन विच हम कुछ सब्सटेंसेस को लेते हैं और आपस में रिएक्ट कराते हैं, जिन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और उनसे बनते हैं नए नए प्रोडक्ट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही रिएक्टेंट्स की तुलना में अलग होती है, डिफरेंट होती है, यानी एक नए तरीके की प्रॉपर्टीज़ वाले सब्सटेंस का जन्म होता है। लेकिन अगर हम कोर में जाएं तो एक्चुअली में वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अ केमिकल रिएक्शन इज़ जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो भी रिएक्टेंट्स हम लेते हैं उनमें बस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र, गेन, शेयर या लूज, यही हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, इसके फॉर्मेशन में क्या होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना लेता है, और ये जो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन है इसे ही क्लोरीन गेन कर लेता है और बना लेता है नेगेटिव क्लोरीन आयन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो जाते हैं और फॉर्मेशन होता है सोडियम क्लोराइड का। सो आप समझ ही गए कि डीप इनसाइड क्या हो रहा है। एक केमिकल रिएक्शन में बस इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ एक स्पीशीज़ ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, दूसरे वाले ने उसे गेन कर लिया। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। सो अ केमिकल रिएक्शन इज़ जस्ट शेयरिंग, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर सिंपली कहें तो रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब समझिए केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। सो केमिकल रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कोई स्पीशीज केमिकल रिएक्शन में कितनी तेज़ी से या कितने धीमे पार्टिसिपेट कर रही है, इसे ही हम केमिकल रिएक्टिविटी कहते हैं। मतलब किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की प्रवृत्ति। What is chemical reactivity? The tendency to take part in a chemical reaction, जो कि बेसिक डेफिनेशन है, आप समझ ही गए। कौन कितना आतुर है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब केमिकल रिएक्शन से हमने क्या समझा कि लूज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्थापन। तो अब हम समझते हैं कि थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल मेटल्स की रिएक्टिविटीज़ के साथ क्या होता है। यानी जो मेटल्स हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे रिएक्टिव होते जाते हैं या फिर उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाती है। और उसी तरीके से नॉन मेटल्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल किस तरीके की रिएक्टिविटी शो करते हैं या फिर उनकी रिएक्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वॉन्ट यू टू नोट दिस थिंग्स डाउन सो दैट यू कैन रिमेंबर देम ईजिली। चलिए आइए केमिकल रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स को समझते हैं। सो आप समझ ही गए होंगे कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। इट इज़ द टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब मेटल्स की टेंडेंसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की, इसका मतलब क्या है, जो मेटल जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगा वो उतना ही तेज़ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो हम कहेंगे कि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और जो नॉन मेटल जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, हम कहेंगे उसकी केमिकल रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो पूरी की पूरी तरीके से डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉन्स लूज़ या गेन करने की क्षमता पे, यानी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र पे डिपेंडेंट है केमिकल रिएक्टिविटी। सो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि हम लोग जैसे जैसे पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं, यानी अक्रॉस अ पीरियड चलते हैं, तो मेटल्स की जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की वो धीरे धीरे करके डिक्रीज़ होती जाती है। इसका मतलब उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी लेफ़्ट टू राइट बढ़ने पे डिक्रीज़ होनी चाहिए। लेकिन जो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वो लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है। इसका मतलब केमिकल रिएक्टिविटी लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करनी चाहिए। इट मे बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का एग्जाम्पल लिया है हमने। सबसे पहले सोडियम।
जो कि एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है। और जो मेटल जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, ऐसा माना जाएगा कि वो ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव है। मतलब इधर तो केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे हम लोग मैग्नीशियम पे आते हैं, इट मे बी क्वाइट रिएक्टिव, मतलब ये भी अच्छा खासा रिएक्टिव है, लेकिन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, यानी सोडियम के ग्रुप वाले एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। आगे चले तो एल्यूमिनियम, ये उससे भी कम रिएक्टिव है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि इधर से इधर आने पे केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाते हैं, सिलिकॉन तक पहुंचते पहुंचते केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए थर्ड पीरियड का सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट सिलिकॉन ही है। अब देखिए, अब हम जैसे ही और राइट साइड बढ़ेंगे तो हमें दिखेंगे फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो ये सारे नॉन मेटल्स है, और हम लोग जानते हैं कि जिस जिस तरीके से हम लोग पीरियड वाइज आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। इसका मतलब फॉस्फोरस से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा सल्फर, एंड सल्फर से भी ज़्यादा रिएक्टिव क्लोरीन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये सबसे तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, इसीलिए ये उतनी ही तेज़ी से किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन काफ़ी फास्ट होता है, बिकॉज सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, एंड ऑन द अदर साइड क्लोरीन इज़ ऑल्सो अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। एक इलेक्ट्रॉन तेज़ी से लूज करता है तो दूसरा तेजी से गेन कर लेता है। दैट्स वाई इनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। सो इससे हमें क्या समझ में आया कि अक्रॉस अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीजेस, then starts decreasing. सोडियम से एल्यूमिनियम तक केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, सिलिकॉन सबसे कम रिएक्टिव, और फिर फॉस्फोरस से क्लोरीन तक रिएक्टिविटी बढ़ने लगती है। सो यू मे नोट दिस डाउन। चलिए आइए डाउन द ग्रुप समझते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है। यहाँ पे हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। याद करिए, हमने पढ़ा था कि हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, नीचे जाने पे शेल्स की संख्या बढ़ती है। अब शेल्स की संख्या बढ़ने से डायरेक्ट रिलेशन है एटॉमिक रेडियस का बढ़ना। जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज भी तो इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स और दूर होते चले जाते हैं, और न्यूक्लियस अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को पुल नहीं कर पाता, अपना अट्रैक्टिव फोर्स उन पे एग्जर्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और वो आसानी से लूज़ किए जा सकते हैं। और मेटल्स के लिए यही बात तो अच्छी है कि वो जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव माने जाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे, मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं the reactivity or the chemical reactivity of metals increases down the group. ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे जो मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, और यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ग्रुप के सबसे बॉटम में पाया जाता है, विच इज़ सीजियम। मतलब पहले ग्रुप का सबसे रिएक्टिव मेटल सीजियम है। अगर सेकेंड ग्रुप में जाए तो जो एलिमेंट सबसे बॉटम में होगा वो सबसे रिएक्टिव मेटल माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल्स के केस में। तो नॉन मेटल्स के केस में हम जानते हैं कि जो एलिमेंट जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल माना जाएगा।
अब हम ये जानते हैं कि डाउन द ग्रुप बढ़ने पे साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने से न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़ती है। न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी तो प्रोटॉन्स अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं पाएंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जितना हम लोग नीचे बढ़ेंगे किसी ग्रुप में, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही घटता जाएगा और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी कमज़ोर मानी जाएगी। यानी हम कहेंगे कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे बढ़ रहे हैं, नॉन मेटल्स काफ़ी कम रिएक्टिव होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जितना ग्रुप में नीचे बढ़ोगे आपको कम रिएक्टिव नॉन मेटल्स मिलेंगे। मींस केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स। तो आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़? क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़? वो सारे गुण किसी भी एलिमेंट की, वो सारी प्रॉपर्टीज़, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पे डिपेंड नहीं करते, यानी उनको केमिकल रिएक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, बस बाहरी प्रॉपर्टीज़ देख के जिसे हम पता लगा सकें, वैसी प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी एज वेल। सो सबसे पहले हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे वेरी करते हैं। इससे पहले मैं ये बात बता दूं कि मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं, उस मिनिमम टेम्परेचर को कहते हैं जिस पे कोई भी वस्तु सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। मेल्टिंग को हिंदी में पिघलना भी कहते हैं या फिर गलना, तो इसे हिंदी में गलनांक कहते हैं। मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहा जाता है, या वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी वस्तु अपने सॉलिड फॉर्म को छोड़कर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, यानी पिघल जाती है, और वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे ये प्रक्रिया हो पाती है उसे हम उस वस्तु का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। मेटल्स के केस में क्या है? मेटल्स के केस में जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, लिथियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट 180.5 डिग्री सेल्सियस है। देन उसके नीचे सोडियम विच इज़ 94.5 डिग्री सेल्सियस, देन पोटेशियम 63.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता जा रहा है। और हम एक बात और जानते हैं कि जो चीज़ जितनी ठोस होगी, जितना सॉलिड होगा कोई भी सब्सटेंस, वो उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें कठोर चीज़ों को पिघलाने में ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम आर दोज काइंड ऑफ मेटल्स विच आर रियली सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। तो जिन मेटल्स को हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं वो इतने सॉफ्ट हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होना कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ही होता है सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे बढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ऐसे तो इसकी काफ़ी टेक्निकल डेफिनेशंस मौजूद है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग अगर इजीली समझने की कोशिश करें तो इट इज़ दैट मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म से वेपराइज हो जाता है, यानी वेपर्स में चेंज हो जाता है। अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट मिनिमम टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहाँ पे वी हैव नथिंग टू डू विद दिस डेफिनेशन। हमें बस समझना है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग इसे अगर इजीली समझना चाहें तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। तो अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या रिजिड मेटल होगा उसे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा लिक्विड से वेपर बनाने के लिए। सो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इट इज़ वेरी कॉमन कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो। तो आप देख सकते हैं लिथियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 1347 डिग्री सेल्सियस विच इज़ रियली हाई। सोडियम का है 883, थोड़ा डिक्रीज हुआ, एंड पोटेशियम का उससे बिकम 774 डिग्री सेल्सियस। तो मेटल्स के केस में तो हम लोग समझे कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। आइए नॉन मेटल्स को देखते हैं।
सो नन मेटल्स के केस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जा रहा है। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, सबसे पहले फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट है -219.6 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ रियली लो टेम्परेचर। ये काफ़ी कम टेम्परेचर है। इतना ही कम टेम्परेचर चाहिए फ्लोरीन को सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए। मतलब अगर आप -219 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करो, इतने नीचे ले जाओ टेम्परेचर को, तब फ्लोरीन जाके सॉलिडिफाई होगा, तब वो जाके सॉलिड बनेगा। नहीं तो ऐसे उसका फिजिकल स्टेट गैशियस है, वो हमेशा गैस के फॉर्म में रहता है। सो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी कम है, विच इज़ -187 डिग्री सेल्सियस, यानी इतने कम टेम्परेचर पे ही ये वेपोराइज हो जाता है। आगे देखते हैं क्लोरीन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है -101 डिग्री सेल्सियस, जो कि फ्लोरीन से थोड़ा कम है। नीचे ब्रोमीन। अब हम जानते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं। सिर्फ एक मेटल है मर्क्यूरी, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस पे जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। वैसे ही नन मेटल्स के केस में क्या है, नन मेटल्स तीनों फॉर्म में पाए जा सकते हैं। दे कैन बी सॉलिड एज वेल एज लिक्विड एंड गैसेस। मतलब नन मेटल्स सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में, जो कि एक ही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली नन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो नन मेटल्स है वो सॉलिड फॉर्म, गैशियस फॉर्म एज वेल एज लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इट वॉज एन एक्स्ट्रा फैक्ट। नीचे देखिए ब्रोमीन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है -7.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्लोरीन और फ्लोरीन के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा है। यानी फ्लोरीन से और क्लोरीन से ब्रोमीन को बहुत ही कम टेम्परेचर ड्रॉप करने पे मेल्ट करवाया जा सकता है। इनके केस में आपको काफ़ी टेम्परेचर ड्रॉप करना पड़ेगा। आयोडीन, विच इज़ +113.6 डिग्री सेल्सियस। तो आयोडीन के केस में मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, यानी आपको बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ टेम्परेचर आपको कम करने की बजाय एक्सेस हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नो डाउट ये सॉलिड है, ठीक है। जो भी सॉलिड चीज़ें होती हैं, रिजिड चीज़ें होती हैं, उनको हमें मेल्ट करवाने के लिए हीट बढ़ानी पड़ती है। चलिए बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें। -187 डिग्री Celsius for fluorine, -34.6 degree Celsius for chlorine, which is quite low, plus 58.8 degree Celsius for bromine। यानी ब्रोमीन को वेपराइज करने के लिए आपको 58.8 डिग्री सेल्सियस हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन है 183 डिग्री सेल्सियस, यानी आयोडीन के वेपर्स बनाने के लिए आपको 183 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा है पिछले दो के कंपैरिजन में। फ्लोरीन की फिजिकल स्टेट गैशियस है, क्लोरीन की गैशियस, ब्रोमीन द ओनली लिक्विड, आयोडीन है सॉलिड। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो नन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होता है, अनलाइक मेटल्स जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होता है। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप the melting and boiling points of nonmetals increases। जैसे जैसे आप ग्रुप वाइज नीचे बढ़ोगे, नन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो आई वॉन्ट यू टू नोट दिस डाउन। सो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन तो हम लोग समझ गए मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही केसेस में, लेकिन अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? सो हम लोग इसे तुरंत समझ लेते हैं। अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली इंक्रीजेज अप टू ग्रुप 14 देन डिक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो यूजुअली क्या होता है कि ग्रुप 14 तक जाते जाते, ऐसे तो केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, इसलिए हम लोग जो भी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसके आगे जनरली और यूजुअली लगा देते हैं, जिसका मतलब आम तौर पर क्या होता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 14 तक जाते जाते इंक्रीज होता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16। बीच के 10 ग्रुप हम लोगों ने इसलिए उड़ा दिए हैं क्योंकि दोज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनको हम लोग इस पैटर्न में स्टडी नहीं कर सकते, तो उनके लिए अलग से चैप्टर्स है जिसको हम लोग कभी आगे तो पढ़ेंगे। सो
आप देख सकते हैं कि सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 98 है, मैग्नीशियम, ये सारे डिग्री सेल्सियस में है। 98 डिग्री सी इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम, देन मैग्नीशियम हैज़ 650, एल्यूमिनियम का 660, यानी एल्यूमिनियम को आपको मेल्ट करने के लिए 660 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सिलिकॉन विच इज़ रियली हाई 14 and 10 डिग्री सेल्सियस, 1410। फॉस्फोरस 44.2 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो कि ग्रुप 14 के बाद ड्रास्टिकली डिक्रीज आया है मेल्टिंग पॉइंट में। तो यही ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जनरली ग्रुप 14 तक तो इंक्रीज होती है, लेकिन उसके आगे उसमें डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो आप इसे नोट कर लो। चलिए लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझिए व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि m/v। इसका क्या मतलब है, मास पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है। आप दो सब्सटेंसेस लो, सेम शेप सेम साइज, मान लो दोनों सब्सटेंसेस क्यूब के फॉर्म में है। ये है सब्सटेंस A और ये है सब्सटेंस B। सेम शेप सेम साइज, दोनों का ही शेप बिल्कुल सेम है और दोनों का साइज भी बिल्कुल सेम है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से कौन ज़्यादा भारी होगा, तो अब आप ये बोलोगे कि मैम डिपेंड करता है कि दोनों में मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है। एग्जैक्टली डेंसिटी को शेप साइज से लेना देना नहीं है। डेंसिटी को मतलब है किसी यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास भरा हुआ है, यानी इन दोनों में शेप साइज सेम होने के बावजूद एक सब्सटेंस हो सकता है कि ज़्यादा भारी हो और दूसरा सब्सटेंस हल्का हो। इसी को डेंसिटी कहते हैं कि सेम साइज होने के बावजूद मास में डिफरेंस आ जाना। मतलब आपका जो वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम, उसमें कितने पार्टिकल्स भरे हुए हैं, इसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। मान लीजिए ये x नंबर ऑफ पार्टिकल से बना होगा और ये y नंबर ऑफ पार्टिकल से बना होगा। अगर x जो है ज़्यादा हुआ y से, दैट मीन्स कि a का मास ज़्यादा होगा b के कंपैरिजन में, तो कहेंगे कि a की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी उतने ही जगह में उतना ही स्पेस B भी कवर कर रहा है और उतना ही स्पेस A भी कवर कर रहा है, या उतना ही वॉल्यूम दोनों ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन उतने से ही जगह में किसमें ज़्यादा लोग हैं, किसमें ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, इसी को हम डेंसिटी कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो आप देख सकते हो कि डेंसिटी अक्रॉस द पीरियड किस तरीके से वेरी कर रही है। लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर क्या होता है, डेंसिटी में एक ग्रेजुअल इंक्रीज होता है और मैक्सिमम पे जाके फिर डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है, यानी कि शुरू में द डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज। ठीक है, तो ये है। वही अगर डाउन द ग्रुप देखा जाए तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम ग्रुप वाइज नीचे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो डेंसिटी है उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, यानी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ये बात क्लियर है। सो आई होप आपको आज के लेक्चर के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटेक्स क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होगी केमिस्ट्री थोड़ी अलग, थोड़ी अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।